नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिए गए चित्र में PA, QB तथा RC प्रत्येक AC पर लंब है। कह रहा है कि एक PA रेखा है और एक QB है, एक RC है जो AC पर लंब है। मतलब तीनों रेखाएं AC पर लंब है। कह गया हाँ। कह रहा है निम्न में से बताइए कौन सा कथन सही होगा। कह रहा है कि बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही होगा, हाँ कि ना। कह गया हाँ। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दिखाई गई है और उस आकृति में हमसे कहा जाए कि PA और QB और RC तीनों AC पर लंब है। तो बताइए कौन सी आकृति, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। ठीक है, मैं इस आकृति को आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूं। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। यहां से भी एक लंब डाला गया है AC भुजा पर। ठीक है, एक लंब डाल दिया। ठीक है दोस्तों, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम AC है। ठीक है, इसका नाम दोस्तों R है और ये जो भुजा है ये भुजा Y है। क्या है? Y है। ठीक है, ये जो भुजा है ये भुजा X है। क्या है? X है। ठीक है, X है और इसका नाम P है। ठीक है, ये जो भुजा है इसका नाम Z है। क्या है? Z है। ठीक है, और इसका नाम Q है जहां पर काट रही है। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि PA, QB और RC तीनों लंब है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। किस पे लंब है कहोगे? तीनों लंब है AC रेखा पर। ठीक है, अगर दोस्तों तीनों लंब है, अगर दोस्तों तीनों ये भी और ये भी और ये भी तीनों लंब है, तो ऐसी स्थिति में तीनों रेखाएं क्या होंगी? समानांतर होंगी। क्या होंगी? समानांतर होंगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों तीनों रेखाएं लंब है AC पर, तो ऐसी स्थिति में तीनों रेखाएं क्या होंगी? आपस में समानांतर होंगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, आप दोस्तों APC त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे? हाँ, APC त्रिभुज को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, APC त्रिभुज में PA के समानांतर QB रेखा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों APC त्रिभुज में PA के समानांतर QB रेखा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप APC त्रिभुज में देख रहे हैं कहोगे? हाँ। APC त्रिभुज में QP हमारा X है और QB हमारा Z है। हमें पता है कि PA जो है QB के समानांतर है कहोगे? हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस भुजा के साथ भी होगा कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ये वाली रेखा, अगर दोस्तों इस त्रिभुज में ये वाली रेखा इसके समानांतर है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस भुजा के साथ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आप मुझे बताइए इस भुजा के साथ अनुपात होगा कितना कहोगे? देखिए ये भुजा हमारी Z है, ये भुजा हमारी X है, तो इस प्रकार इस भुजा के साथ जो अनुपात है वो Z अनुपात X है। अगर दोस्तों इस भुजा के साथ अनुपात Z अनुपात X का है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस भुजा के साथ भी अनुपात क्या है? Z अनुपात X का है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, Z अनुपात X का ही है। Z अनुपात X का ही है। ठीक है, Z अनुपात X का है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। एक मिनट। Z अनुपात X का है। किसका अनुपात है कहोगे? C और CB का भुजा CA के साथ जो अनुपात है Z अनुपात X का है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब यहां से यहां तक की लंबाई Z है। ठीक है, अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से, और यहां से यहां तक की लंबाई X है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
अगर दोस्तों इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात z अनुपात x का है, अगर दोस्तों इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात z अनुपात x है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस भुजा का इस भुजा के साथ भी z अनुपात x का ही अनुपात होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब अगर इस भुजा की लंबाई z है अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से, तो इस भुजा की लंबाई x है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। एक बात बताइए दोस्तों, यहां से यहां तक की लंबाई x है, यहां से यहां तक की लंबाई z है, तो यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी कहोगे? यहां से यहां तक की लंबाई जो होगी, यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी, ये वास्तव में x माइनस जेड होगी, x माइनस जेड होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मुझे पता चल गया कि भैया AB की लंबाई x माइनस जेड है और AC की लंबाई क्या है कहोगे? x है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि यहां से यहां तक की लंबाई x माइनस जेड है, यहां से यहां तक की लंबाई क्या है? x है। ठीक है, अब दोस्तों आप ARC त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे? हाँ, ARC त्रिभुज को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ARC त्रिभुज में RC भुजा QB के समानांतर है कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों RC भुजा QB के समानांतर है, तो ऐसी स्थिति में QB भुजा का RC भुजा के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात AB भुजा का AC भुजा के साथ भी होगा कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समानांतर है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात इस भुजा के साथ भी होगा कहोगे? हाँ। तो आप मुझे बताइए, इस भुजा के साथ अनुपात है कितना कहोगे? इस भुजा के साथ जो अनुपात है, वास्तव में z अनुपात y है। क्या है? इस भुजा के साथ अनुपात कहोगे? z अनुपात y है। ठीक है, और आप मुझे बताइए इस भुजा के साथ अनुपात क्या है कहोगे? देखिए, ये वाली भुजा जो हमारी है x माइनस जेड है, x माइनस जेड है। ठीक है, और ये वाली जो भुजा है x है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस भुजा के साथ जो अनुपात हो, वो x माइनस जेड अपॉन x का है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको पता है, इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाली भुजा इसके समानांतर है। ऐसी स्थिति में दोस्तों इस भुजा के साथ जो अनुपात है, वही अनुपात इस भुजा के साथ है कहोगे? हाँ। तो दोस्तों मुझे पता चल गया कि भैया इस भुजा के साथ अनुपात z माइनस x का है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और ये भी बात पता है कि इस भुजा के साथ अनुपात क्या है? x माइनस जेड का है। हमें पता है इस भुजा के साथ जो अनुपात है, वही अनुपात इस भुजा के साथ है। मतलब दोनों स्थितियों में ये चीज क्या होंगी कहोगे? बराबर होंगी। तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूं। z माइनस एक्स आ गया, बराबर x y आ गया माइनस वाई जेड आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। इसे मैं और सोल्व कर ले रहा हूं आगे चलकर। दोस्तों मैंने इसे इधर भेज दिया, तो आ जाएगा इधर z प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, बराबर के एक्स वाई हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? मैंने दोस्तों एक्स वाई जेड से इसको भाग दे दिया। अगर मैं एक्स वाई जेड से भाग देता हूं, तो यहां पर आएगा मुझे मिलेगा वन अपॉन वाई मिलेगा, यहां पर मिलेगा वन अपॉन एक्स मिलेगा, और यहां पर मिलेगा वन अपॉन जेड। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों क्या निकल कर आ रहा है कहोगे? क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों? अगर हम सोल्व कर रहे हैं कहोगे वन अपॉन जेड बराबर वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई क्या आ रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा कहोगे? तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, यहीं से एक हम कॉन्सेप्ट का नाम दे देते हैं दोस्तों, यहीं से एक कॉन्सेप्ट का नाम दे देते हैं कि यदि किसी रेखा पर तीन समानांतर रेखाएं ऐसे खींची गई हैं, तो ऐसी स्थिति में वन अपॉन जेड की वैल्यू, मतलब इसकी वन अपॉन जेड की वैल्यू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई के बराबर होगी। ठीक है, अगर दोस्तों इस प्रकार का आपको फिगर मिलता है और उस फिगर में ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों वन अपॉन जेड की वैल्यू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई के बराबर होगी। यही चीज निकला है और इसी चीज को मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार की आकृति बनती है तो और उस आकृति में तीन समानांतर रेखाएं ऐसे पाई जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में वन अपॉन जेड की जो वैल्यू होगी वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई के बराबर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों इस पर एक
क्वेश्चन भी ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी समानांतर है CD के, CD समानांतर है PQ के। कह रहा है ए बी बराबर है 12 सेंटीमीटर के, CD बराबर 18 सेंटीमीटर के और AC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो बताइए PQ का मान क्या होगा, PQ का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दिखाई गई है, मैं उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ठीक है, यहां से भी एक रेखा खींची गई है और इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू। ठीक है, यहां पर दोस्तों एक रेखा खींची गई, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है ए बी जो है 12 सेंटीमीटर है, सी डी जो है 18 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये जो है 6 सेंटीमीटर है। कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है कि इस PQ की लंबाई बताइए। ठीक है दोस्तों, अभी को मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि जब किसी रेखा पर 3 समानांतर रेखाएं ऐसे खींची दिखाई देती हैं तो ऐसी स्थिति में इस 1/PQ की वैल्यू, ऐसी स्थिति में 1/PQ की वैल्यू मतलब 1/PQ की वैल्यू वास्तव में 1/AB प्लस 1/CD के बराबर होगी, 1/CD के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, हमें PQ की वैल्यू निकालनी है कभी, हाँ तो PQ के साथ कोई छिड़खानी नहीं कर सकते हैं। AB की वैल्यू 12 दिया है, मैंने 12 लिख दिया। CD की वैल्यू हमें 18 दिया, 18 लिख दिया। 12 दूनी 36, 12 36 होता है, 18 दूनी 36 होता है, 5/36 आएगा अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ। अगर मैं PQ की वैल्यू निकालता हूँ तो PQ की वैल्यू निकल कर आएगी 7.2 सेंटीमीटर। मतलब ये जो PQ है, ये जो PQ भुजा है, इसकी लंबाई दोस्तों 7.2 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, 7.2 सेंटीमीटर होगी। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों एक और नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद समझिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई यदि P1 और P2 और P3 है, तब त्रिभुज की भुजा की जो माप होगी, त्रिभुज की जो भुजा की माप होगी वो 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 होगी। ठीक है दोस्तों, मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे दोस्तों कोई समबाहु त्रिभुज हमारे सामने ABC है। जैसे दोस्तों कोई समबाहु त्रिभुज हमारा ABC है। ठीक है, कोई समबाहु त्रिभुज हमारा ABC है। कोई समबाहु त्रिभुज हमारा ABC है। ठीक है, ABC है। ठीक, और इस समबाहु त्रिभुज के अंदर एक बिंदु यहां पर स्थित है, एक बिंदु यहां पर स्थित है और इस बिंदु पर से तीनों भुजा पर लंब डाला गया है। इस भुजा पर जो लंब डाला गया है इसका नाम P1 है यदि, और यहां से इस भुजा पर जो लंब डाला गया है उसका नाम यदि P2 है, और यहां से इस भुजा पर यदि यहां से इस भुजा पर अगर लंब डाला गया है तो और इसका नाम P3 है, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज की जो भुजा होगी टू अपॉन अंडर रूट थ्री P1 प्लस P2 प्लस P3 होगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। जैसे दोस्तों यदि कोई एक समबाहु त्रिभुज हमारा ABC है और उस समबाहु त्रिभुज के अंदर एक बिंदु स्थित है और उस बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब P1, P2 और P3 डाले गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 होगी। ठीक है, ये दोस्तों आपको याद रखना है, जिससे हमें क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये कैसे हो रहा है, आइए हम इस चीज को भी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक समबाहु त्रिभुज ABC है। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज में कोण A से एक लंब डाला गया सामने वाली भुजा पर। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसी प्रकार यहां से एक लंब डाला गया सामने वाली भुजा पर,
तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसी प्रकार यहाँ से भी एक लंब डाला गया सामने वाली भुजा पर, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि तीनों लंब यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, कहोगे हाँ। मान लीजिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो P1 है, मतलब ये जो लंब है इसका नाम P1 है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों ये जो लंब है यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम P2 है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का जो लंब है उसका नाम P3 है, मान लीजिए, ठीक है। और जो भुजा है इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है मान लीजिए A है, ठीक है। अगर दोस्तों इस समबाहु त्रिभुज की भुजा हमारी A है तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा A है तो ऐसी स्थिति में समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर होगा। मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होगा, कहोगे हाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, ठीक। अब दोस्तों एक बात बताइए, मैं इसका नाम ये जहां पर प्रतिच्छेद कर रही थी इसका नाम O रख दे रहा हूँ। क्या रख दे रहा हूँ? O। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कहोगे नहीं। आप दोस्तों BOC त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ BOC त्रिभुज को देख रहे हैं, ठीक है। दोस्तों BC पर एक लंब है P1, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों आप BOC त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। इस त्रिभुज में दोस्तों BC पर एक लंब है P1, तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कहोगे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। BC की जो लंबाई है A है, क्योंकि हमने त्रिभुज इस समबाहु त्रिभुज की भुजा A मानी थी, इसलिए BC की लंबाई क्या होगी? A होगी, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमारा A है और ऊंचाई हमारा P1 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज में AC पर एक लंब P2 है, कहोगे हाँ। दोस्तों आपने समबाहु त्रिभुज की भुजा A मानी है, इसलिए AC की लंबाई क्या होगी? कहोगे A होगी, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कहोगे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार तो हमारा A है और ऊंचाई हमारा P2 है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज में AB भुजा पर P3 लंब है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आपको पता है AB भुजा की लंबाई A है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कहोगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमारा E है और ऊंचाई हमारा P3 है, ठीक है। दोस्तों इस वाले पार्ट की लंबाई इतना है, दोस्तों इस पार्ट वाले की भुजा इतना है, इस वाले पार्ट की भुजा इतना है, इस वाले पार्ट की भुजा इतना है। तो अगर मैं तीनों को मिला देता हूं तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, कहोगे हाँ। तो मैंने मिला दिया, जोड़ दिया, ठीक। तो इस प्रकार पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आ गया। लेकिन अभी को निकाला था पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, यह होगा, मतलब ये बराबर है इसके, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों अगर मैं 1/2 कॉमन लेता हूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो मैंने कैंसिल कर दिया। ये कितनी बार में कैंसिल होगा? कहोगे 2 बार में, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। यहां से A भी कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा? कहोगे P1 + P2 + P3 बचेगा और एक कैंसिल हो जाएगा, A, कहोगे हाँ। तो मैंने A भी कैंसिल कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर A की वैल्यू निकालता हूं तो क्या निकल कर आएगा? 2/√3 P1 + P2 + P3 निकल कर आएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। P3 निकल कर आया। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि जब एक किसी तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि इस समबाहु त्रिभुज के अंदर इस बिंदु से तीनों भुजा पर जो लंब डाले गए थे P1 और P2 और P3, तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु से यदि तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई P1 और P2 और P3 है, तब समबाहु त्रिभुज की भुजा 2/√3 P1 + P2 + P3 होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई P1 और P2 और P3 है, तो ऐसी स्थिति में समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी 2/√3 P1 + P2 + P3 होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको इस कॉन्सेप्ट में? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों इस पर हम एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं जिससे और कंफ्यूजन दूर हो सके, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 6, 8, 10 है, तब त्रिभुज की भुजा की माप क्या होगी, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि एक समबाहु त्रिभुज है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और उस समबाहु त्रिभुज में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है और उस समबाहु त्रिभुज के अंदर
एक बिंदु स्थित है। क्या है? एक बिंदु स्थित है। मान लेते हैं ये बिंदु स्थित है, ठीक है। कह रहा है इस बिंदु से, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है और उस समबाहु त्रिभुज में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC है, ठीक है। यह फिगर इन्होंने बनाकर भी दिया है, अगर ना दिया होगा तब भी हम इस क्वेश्चन को करने में समर्थ हैं, ठीक है। कह रहा है दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज ABC है और उस समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर स्थित एक बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई, तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई 6, 8, 10 है। नहीं, 6, 8, 10 है। 6, 8, 10 है। 6, 8, 10 है, ठीक है। आप इस आकृति को भी देखकर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है 6, 8, 10 है। मान लेते हैं ये वाली जो लंब है 6 है, ये वाला जो लंब है 8 है, ये वाला जो लंब है 10 है, ठीक है। अगर दोस्तों इस समबाहु त्रिभुज में, इस समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु से तीनों भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 6, 8 और 10 है, तो आप मुझे बताइए, अभी को मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मैंने बताया था यदि किसी समबाहु त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज के अंदर एक बिंदु स्थित है और उस बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई P1 और P2 और P3 है, तो ऐसी स्थिति में समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होगी, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी वो 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 होगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। यही तो बताई थी, कहोगे? हाँ। दोस्तों यहाँ पर P1 का नाम 6 है, P1 की वैल्यू 6 है, P2 की वैल्यू 8 है, P3 की वैल्यू 10 है। आप चाहे जिसे P1 मान सकते हैं, चाहे जिसे P2 मान सकते हैं, चाहे जिसे P3 मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। मुझे दोस्तों A का वैल्यू निकालना है, मतलब इस समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालनी है, ठीक है। तीनों लंबों का जोड़ करना है, कहोगे? हाँ। तो मैंने जोड़ दिया तो आया 24 आया, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। तो मैंने इंटू में 24 लिख दिया। 3 8 24, मतलब 24/√3 को मैं लिख सकता हूँ 8/√3 लिख सकता हूँ, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और मल्टीप्लाई करूंगा 8 की 2 में तो आएगा 16/√3, मतलब जो समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी वो 16/√3 होगी, 16/√3 होगी। लेकिन दोस्तों मैं और तेजी से इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तब मैं सोल्व कैसे करूंगा? अगर मैं और तेजी से इसे सोल्व करना चाह रहा हूँ, तब कैसे सोल्व करूंगा इसे, तब कैसे मैं इसे सोल्व करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोस्तों तीनों लंब को जोड़ करना है। तीनों लंब का अगर आप जोड़ करते हो तो क्या आएगा, कहोगे? 24 आएगा। दोस्तों जो 24 आया है, 24 जो आया है उसमें आप 2/√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2/√3 से तो आएगा 16/√3, ठीक है। जो दोस्तों आया है वो हमारी क्या होगी? समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी। क्या होगी? समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हम और तेजी से सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस प्रकार हम और तेजी से सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, आप उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज BDC का जो क्षेत्रफल है, कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज BDC का जो क्षेत्रफल है, 120 सेंटीमीटर है। कह रहा है त्रिभुज BDC का जो क्षेत्रफल है 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। तथा H1 और H2 का अनुपात जो है, मतलब इनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात है 6:5 है। क्या है? 6:5 है, ठीक है। तो कह रहा है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? कह रहा है कि बताइए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यानपूर्वक समझिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है D, ठीक है। इसका नाम है D।
ठीक है। मैंने एक विकर्ण ऐसे खींच लिया, ऐसे मैंने विकर्ण खींच लिया, ऐसे मैंने विकर्ण खींच लिया, ठीक है, ऐसे मैंने विकर्ण खींच लिया, ठीक है, ऐसे मैंने विकर्ण खींच लिया, ठीक है। दोस्तों इस विकर्ण पर बिंदु डी से एक लंब डाला गया है, एक लंब डाला गया है। अगर लंब डाला गया है तो ये क्या होगी, ऊंचाई होगी, और इस लंब को मैं नाम दे रहा हूं h1, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों इस विकर्ण पर एक दूसरा लंब डाला गया है b से, एक दूसरा लंब डाला गया है b से, और अगर ये लंब डाला गया है तो इसका भी, ये भी ऊंचाई होगी, कहोगे हाँ, तो मैंने इसका नाम दे दिया h2, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होगा, कहोगे देखिए त्रिभुज ADC का जो क्षेत्रफल, कहोगे देखिए किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। मैंने कहा हाँ, तो बताइए ADC का क्षेत्रफल क्या होगा, कहोगे देखिए AC भुजा पर एक लंब है हमारा, इसका नाम मैं कुछ दे दूं, कहोगे हाँ ये दे दीजिए, दे रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं दे रहा हूँ F, ठीक है। कहोगे देखिए AC भुजा पर एक लंब है DE, ठीक है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए ADC त्रिभुज में AC भुजा पर लंब है DE, एक लंब है H1, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। कहोगे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो इस हिसाब से देखा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार यहाँ पर AC है, मैंने कहा हाँ, कहोगे ऊंचाई जो है, और ऊंचाई जो है H1 है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों आपने कहा कि भैया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब ADC का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 AC इंटू H1 होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, यही तो होगा, कहोगे हाँ यही होगा। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 1/2 AC इंटू H1 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको, कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 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 कहोगे देखिए त्रिभुज ABC में AC भुजा पर एक लंब है H2, एक लंब है H2, ठीक है। मैंने कहा हाँ, ये तो मुझे दिख रहा है, कहोगे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार यहाँ पर AC है, मतलब बेस, कहोगे मैंने कहा, आपने कहा हाँ, ठीक है। कहोगे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार हमारा AC है और ऊंचाई जो है हमारा H2 है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने कहा कि त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 1/2 AC इंटू H1 होगा, और त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 AC इंटू H1 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों जो मैंने पूछा वो आपने बता दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी। आप मुझे बताइए त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा, कहोगे देखिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ये है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये है। आप अनुपात पूछ रहे हैं तो मैं अनुपात का साइन लगा दे रहा हूं और काटा पीटी मचा दे रहा हूं, मैंने कहा हाँ, ठीक है। अगर आप दोस्तों काटा पीटी मचाते हैं तो आप पाएंगे कि त्रिभुज ADC का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो H1 अनुपाते H2 है, H1 अनुपाते H2 है। तो दोस्तों आप यहाँ पर पाएंगे कि त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल और ABC के क्षेत्रफल का जो अनुपात है, त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का जो अनुपात है, इनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर है, इनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, क्योंकि यही तो आ रहा है H1 अनुपाते H2। तो मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के साथ जो अनुपात है H1, इनकी ऊंचाइयों के अनुपात, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल का अनुपात है, इनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है, दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है, अब मैं वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं, दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो दोनों त्रिभुज बने हैं, ये दोनों जो त्रिभुज बने हैं इस वाले बेस पे ही तो बने हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज बने हैं इस वाले बेस पे ही बने हैं, ठीक है। दोस्तों इस वाले बेस पे बनने के कारण दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज इसी एक बेस पे बने हैं, कहोगे हाँ। और ये दोनों त्रिभुज एक ही बेस पे होने के कारण इनकी क्षेत्रफल का जो अनुपात है H1 अनुपाते H2 है,
हाँ कि ना कहोगे हाँ, मतलब इनका क्षेत्रफल का अनुपात इनके ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही बेस पे बनाए गए हो, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही बेस पे बनाए गए हो, तो ऐसी स्थिति में उन त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है, उनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। क्योंकि आपने यहाँ पर देख भी लिया है कि ये दोनों त्रिभुज इसी बेस पे बनाए गए थे, इसलिए इनकी त्रिभुज के क्षेत्रफल इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात आया इनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर आया। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही बेस पे बनाया जाए, तो ऐसी स्थिति में उनकी क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। आपको ये बात ध्यान रहेगा हमेशा, कहोगे हाँ हमें ये बात हमेशा ध्यान रहेगा। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का भी हम सोल्व करने की एक बार कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया था कि दिए गए चित्र में त्रिभुज बीडीसी का जो क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज बीडीसी का जो क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर है तथा H1 और H2 का जो अनुपात है 6:5 है, मतलब इनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात है 6:5 है, ठीक है। कह रहा है तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बताइए, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों मैं आपके सामने आकृति बना देता हूं, वैसे आकृति बनाने का कोई यहाँ पर मकसद नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप दिमाग में उड़ा सकते हैं, लेकिन अभी सीख रहे हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। यहां से एक विकर्ण खींचा गया, विकर्ण डी और बी को मिलाया गया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, विकर्ण डी और बी को मिलाया गया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों ए से विकर्ण विकर्ण डीबी पर एक लंब खींचा गया है और उस लंब का नाम H1 है, ठीक है। और सी बिंदु से भी एक लंब खींचा गया है सामने वाले विकर्ण पर, कहोगे हाँ, और उसका नाम H2 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है, उसका नाम H2 है। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों अभी आप यहां पर देख रहे हैं, आप यहां पर देख रहे हैं कि एक त्रिभुज ए, दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि एक त्रिभुज हमारा ए डी बी है, एक त्रिभुज हमारा सी डी डी है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये दोनों जो त्रिभुज है डीबी बेस पे बनाए गए हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों ये त्रिभुज जिस बेस पे है उसी बेस पे ये भी त्रिभुज है, कहोगे हाँ, ठीक है। ऐसी स्थिति में दोस्तों ए डी बी त्रिभुज ए डी बी त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी सी डी के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज बी सी डी के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा इनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, इनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। दोस्तों हमें पता चलेगा कि अगर दोस्तों हमें यहां पर पता है कि अगर बीडी बेस पर दोनों त्रिभुज बनाए गए हैं तो ऐसी स्थिति में इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। दोस्तों इनकी ऊंचाई का अनुपात 6:5 दिया है, इनकी ऊंचाई का अनुपात 6:5 दिया गया है। मतलब यही है कि त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो 6:5 होगा। क्या होगा? 6:5 होगा। अब इसका अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज बीसीडी के क्षेत्रफल का अनुपात 6:5 है तो इसका मतलब यही है कि इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो त्रिभुज एडीबी के का क्षेत्रफल यदि 6 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल 5 यूनिट है, ठीक है। त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल 5 यूनिट है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज बीसीडी या बीडीसी, बात एक ही है, चाहे बीसीडी बोलूं चाहे बीडीसी बोलूं, ठीक है। हमसे दोस्तों हम इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से लगा रहे हैं अंदाजा कि यदि त्रिभुज एडीबी के क्षेत्रफल 6 यूनिट है तो बीसीडी का क्षेत्रफल 5 यूनिट होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 5 यूनिट नहीं है, बीसीडी का क्षेत्रफल 120 है, मतलब 5 यूनिट बराबर 120 की कहोगे हाँ।
तो 1 यूनिट बराबर कितने का कहोगे? 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 24 की, 1 यूनिट बराबर 24 की, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों। हमसे पूछ रहा है एबीसीडी का क्षेत्रफल। दोस्तों ये वाला जो इतना जो पोर्शन है इसका क्षेत्रफल 6 यूनिट है, और इतना जो पोर्शन है उसका क्षेत्रफल 5 यूनिट है। तो पूरे एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना होगा कहोगे? 11 यूनिट होगा। दोस्तों 1 यूनिट बराबर 24 के है, तो 11 यूनिट बराबर कितने का कहोगे? 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो दोस्तों 4 6 264 आएगा। क्या आएगा? 264 आएगा। मतलब एबीसीडी का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज एबीसीडी का जो क्षेत्रफल होगा वो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? 264 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कहोगे? नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप तेजी से उड़ा सकते हैं, आपको समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:5 दिया था तो मैं कह सकता हूँ कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात 6:5 होगा, ठीक है। 5 बराबर 120 के, तो 1 बराबर 24 के, 11 बराबर 264 के। तो इस प्रकार हम तेजी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए दोस्तों बहुत धीमे धीमे सोल्व कराया कि जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में एबीसी का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है त्रिभुज बीडीसी के ऊंचाई का अनुपात कह रहा है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीसी की ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। कह रहा है तो त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बताइए, डीबीसी का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है, मैं उस आकृति को यहाँ पर उतारने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को भी समझ लेंगे, ठीक। और वास्तव में इस क्वेश्चन में भी दम नहीं है अगर आपने अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीख लिया तो इस क्वेश्चन में भी ज्यादा दम नहीं है। मात्र कुछ समय का ही ये खेल है, कुछ सेकंडों का ही खेल है, ठीक है। दोस्तों इसका नाम बी है, इसका नाम ए है, इसका नाम डी है, इसका नाम सी है। ये दोनों दोस्तों लंब है। अगर दोस्तों ए बी लंब है और सी डी लंब है तो मैं कह सकता हूं कि ये एक तरह से ये ऊंचाई है। अगर दोस्तों ए बी लंब है और सी डी लंब है तो मैं कह सकता हूं कि बी सी पर ए बी लंब है और इस बी सी पर सी डी भी लंब है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों आप, ठीक है दोस्तों आप ए बी सी त्रिभुज को देख रहे कहोगे? हाँ। दोस्तों ए बी सी त्रिभुज को देख रहे कहोगे? हाँ, ठीक है। आप दोस्तों बी सी डी त्रिभुज को देख रहे कहोगे? हाँ, बी सी डी त्रिभुज को देख रहे हैं, ठीक है। दोस्तों ए बी सी त्रिभुज में ए बी जो है एक तरह से ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है? त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों बी सी डी त्रिभुज को देख रहे कहोगे? हाँ। दोस्तों बी सी डी त्रिभुज में इसी प्रकार सी डी भी, अच्छा इसका नाम डी है, इसका नाम सी है। दोस्तों आप बी डी सी त्रिभुज को देख रहे कहोगे? हाँ। दोस्तों बी डी सी त्रिभुज में डी सी जो है वो त्रिभुज बी सी डी की ऊंचाई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई ए बी है और बी सी डी की ऊंचाई सी डी है, ठीक है। दोस्तों ये वाला एबीसी त्रिभुज और बीसीडी त्रिभुज आप दोस्तों देख रहे हैं कि बीसी आधार पर बनाए गए हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप दोनों त्रिभुज को देख रहे होंगे कि दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे बनाए गए हैं, दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे बनाए गए हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और दोस्तों मैंने आपको बताया था, अभी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि जब 2 या 2 से अधिक त्रिभुज एक ही बेस पे बनाया जाए तो ऐसी स्थिति में उनकी क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनकी ऊंचाई का अनुपात होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बीसी बेस पे मतलब एक ही बेस से बनाए गए हैं तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, त्रिभुज बीसीडी के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनकी क्षेत्रफल का अनुपात, इनकी क्षेत्रफल के अनुपात भी 2:3 ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि यदि दोनों त्रिभुज मतलब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीसीडी एक ही बेस पे बनाए गए हैं तो ऐसी स्थिति में इनकी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा, और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीसीडी के क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 होगा,
ठीक है। इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि भैया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यदि 2 यूनिट है तो त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल 3 यूनिट है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 2 यूनिट नहीं है, 80 है। मतलब 2 यूनिट बराबर 80 के कहोगे, हाँ 2 यूनिट बराबर 80 के। 1 यूनिट बराबर कितने के कहोगे, 1 यूनिट बराबर 40। ठीक है। हमसे कह रहा है कि डीबीसी का क्षेत्रफल बताइए। डीबीसी, चाहे मैं दोस्तों डीबीसी कहूं चाहे बीसीडी कहूं, ठीक है, बात एक ही है। मतलब हमसे 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, हमसे बीसीडी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। और बीसीडी का क्षेत्रफल इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से 3 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 3 यूनिट की वैल्यू 120 होगी। मतलब बीसीडी का जो क्षेत्रफल है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको, कहोगे नहीं। हमें इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से समझाने के इस क्वेश्चन को प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में एडी डीसी का जो अनुपात है, एडी और डीसी का जो अनुपात है 3:2 है। कह रहा है कि त्रिभुज कोण एबीसी बराबर है, त्रिभुज कोण एबीसी बराबर है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है। मैं उस आकृति को यहाँ पर उकेरने की कोशिश करूंगा। ठीक है। दोस्तों यहां से एक रेखा खींची गई है। अब ये पता नहीं है कि ये लंब है कि कोण समद्विभाजक है, हमें कुछ नहीं पता है। हमें ये भी नहीं पता कि ये मीडियन है कि समद्विभाजक है या कि लंब है, हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है। कह रहा है कि ये जो भुजा है 9 सेंटीमीटर है, ये जो भुजा हमारी 6 सेंटीमीटर है। इस भुजा का नाम, इसका नाम है बी, इसका नाम है ए, इसका नाम है दोस्तों सी। यहाँ पर बनने वाला कोण 30 डिग्री दिया है और यहाँ पर बनने वाला कोण 130 डिग्री दिया है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एडी, इसका नाम दोस्तों डी है। ठीक है, दिया नहीं गया है लेकिन डी है। कह रहा है एडी और डीसी का अनुपात 3:2 है। कह रहा है यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का जो भुजाओं का अनुपात है वो 3:2 है। क्या है, 3:2 है। ठीक है। अब दोस्तों हमें पता नहीं है, हमें ये बात पता नहीं है कि ये वाली रेखा जो है बीडी जो रेखा है कि लंब है कि कोण समद्विभाजक है कि मीडियन है, मतलब माध्यिका है। ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए ये, अगर दोस्तों ये बीडी एक समकोण समद्विभाजक है, अगर दोस्तों ये बीडी जो रेखा है एक कोण समद्विभाजक है, तो ऐसी स्थिति में इस और इस भुजाओं का जो अनुपात होगा वही अनुपात इस और इस भुजा का भी होगा, कहोगे हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों ये एक कोण समद्विभाजक है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा का इस भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात इस भुजा का इस भुजा के साथ भी होगा, कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात है कितना, कहोगे। अगर मैं देखूं तो इस भुजा का इस भुजा के साथ जो अनुपात है 3:2 है। अगर दोस्तों एबी भुजा का बीसी भुजा के साथ अनुपात 3:2 है तो यही अनुपात एडी भुजा का डीसी भुजा के साथ भी होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो मैं चेक कर ले रहा हूं क्या एडी भुजा का डीसी भुजा के साथ भी 3:2 ही है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एडी भुजा का डीसी भुजा के साथ जो अनुपात है वो 3:2 ही का है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एबी भुजा का बीसी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात एडी भुजा का डीसी भुजा के साथ भी है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि ये जो बीडी रेखा है, ये जो बीडी रेखा है ये एक कोण समद्विभाजक है। क्या है, कोण समद्विभाजक है। अगर दोस्तों ये बीडी रेखा कोण समद्विभाजक है तो ये जो बीडी रेखा है इससे और इससे इस पूरे कोण को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा। मतलब जितनी वैल्यू इस कोण की होगी उतनी वैल्यू इस कोण की होगी, मतलब ये दोनों बराबर कोण होंगे, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, हमसे ये वाला कोण पूछ रहे, कहोगे हाँ। दोस्तों तीनों कोणों का योग 180 होता, कहोगे हाँ। इन दोनों कोणों का योग दोस्तों 160 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस कोण की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगी, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो कोण बी की वैल्यू 40 डिग्री होगी। क्या होगी, 40 डिग्री होगी। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दम था, कहोगे नहीं, इस क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं था। और इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको कराया भी था। ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी एक वर्ग है। कह रहा है चतुर्भुज एबीसीडी एक वर्ग है तथा डीसी बराबर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। कह रहा है कि जो डीसी भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। कह रहा है त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। दोस्तों इसमें कहा गया है एबीसीडी एक वर्ग है, तो मैं एबीसीडी एक वर्ग बना भी ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा है कि एबीसीडी एक वर्ग है, तो मैं एबीसीडी बना भी ले रहा हूँ।
एक मिनट। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है डी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं दोस्तों। यहां से एक रेखा खींची गई है, यहां से एक रेखा खींची गई है और यहां से भी एक रेखा खींची गई है और दोनों रेखाएं इस बिंदु पर मिल रही हैं। ठीक है, इसका नाम है दोस्तों ई। यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर दिया है, 2:3 है। इस भुजा के साथ जो अनुपात है वो 2:3 है, 2:3 है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए। कहोगे नहीं हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, आपको दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक चीज समझा देता हूँ। क्या? एक चीज समझा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। वैसे इस क्वेश्चन में तो जरूरत नहीं है दोस्तों, हम कभी दूसरी बार इस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे BEC का मान पूछ रहा है, कहोगे हाँ। इस त्रिभुज का मान पूछ रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों हमसे कहा है कि ABCD एक वर्ग है, कहोगे हाँ। ABCD एक वर्ग है। अगर दोस्तों ABCD एक वर्ग है तो ये भुजा जितनी होगी उतनी ही ये भुजा होगी, उतनी ही ये भुजा होगी, उतनी ही ये भुजा होगी, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों DC भुजा की लंबाई 10 दी है तो ये भी भुजा 10 होगी, तो ये भी भुजा 10 होगी, ये भी भुजा 10 होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, हमें पता चलेगा कि भैया ये भी भुजा 10 होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 सेंटीमीटर दिया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, कहोगे भैया यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो 5 सेंटीमीटर होगी, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि भैया इस भुजा की लंबाई तो 10 होगी, कहोगे हाँ। तो 5 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 2 के। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इस भुजा की लंबाई वास्तव में क्या होगी, कहोगे देखिए 1 बराबर 2 के तो 3 बराबर 6 के, मतलब इस भुजा की वास्तव में लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, भुजा हमें वर्ग की 10 सेंटीमीटर दी थी, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि BC की जो लंबाई है ये भी 10 सेंटीमीटर है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है कि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों आप BCE त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। दोस्तों यहाँ पर इस त्रिभुज में आधार क्या है? 6 है, ऊंचाई हमारा क्या है? 10 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर दोस्तों आप इसको और तेजी से निकालना चाह रहे हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और तेजी से निकालना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ मत करिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई का आधा कर दीजिए। तो 6 की मल्टीप्लाई मैंने 10 से किया तो आया 60, और 60 का मैंने आधा कर दिया तो आ गया 30। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा था, उस कॉन्सेप्ट को कभी हम दोबारा सीखेंगे। ठीक है, आपको कोई दिक्कत कोई ऐतराज है? नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का इस क्वेश्चन को वैसे प्रयास किया। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि AB बराबर AC बराबर 3 सेंटीमीटर है, कह रहा है AB बराबर AC बराबर 3 सेंटीमीटर है, AB बराबर AC बराबर 3 सेंटीमीटर है, और BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, BD बराबर 2 सेंटीमीटर है, BD बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो AD की लंबाई बताइए। क्या बताइए? AD की लंबाई बताइए। ठीक है, AD की लंबाई दोस्तों हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, मैं आपके सामने इस आकृति को बना देता हूँ,
दोस्तों इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ से एक रेखा खींची गई है AD, यहाँ से एक रेखा खींची गई है AD और इसी AD की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ये भुजा 3 है, ये भुजा 3 है और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो वास्तव में 3 सेंटीमीटर है। क्या है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमसे दोस्तों AD की लंबाई पूछा जा रहा है। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, इस त्रिभुज में AB भुजा AC के बराबर है, कहोगे हाँ। और आपको ये बात पता है कि जब किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो ऐसी स्थिति में उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो ऐसी स्थिति में उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। दोस्तों इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला है और इस भुजा का सम्मुख कोण ये है। अगर दोस्तों ये भुजा इसके बराबर है तो ऐसी स्थिति में ये दोनों जो सम्मुख कोण है ये आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर ये थीटा डिग्री है तो ये भी थीटा डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ये भी थीटा डिग्री होगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। वैसे आपको यहाँ पर थीटा उटा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन सोल्व करना है सीधे। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको कुछ याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे कहा था एक बार, ठीक है, एक बार मैंने आपसे कहा था कि यदि एक त्रिभुज हमारा ABC है, एक त्रिभुज हमारा ABC है। दोस्तों आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि यदि एक त्रिभुज हमारा ABC है और इस कोण के सामने की भुजा, इस कोण के सामने की भुजा, और यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है और इस कोण के सामने की भुजा A है, इस कोण के सामने की भुजा B है और इस कोण के सामने की भुजा C है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज ABC में ठीक है, ABC में इस कोण के सामने की भुजा A है, इस कोण के सामने की भुजा B है और इस कोण के सामने की भुजा C है और इस AB भुजा दोस्तों आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि यदि किसी त्रिभुज ABC में दोस्तों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, यदि किसी त्रिभुज ABC में AB और AC के बीच बनने वाला कोण थीटा डिग्री है। दोस्तों आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि यदि किसी त्रिभुज ABC में AB और AC के बीच बनने वाला कोण थीटा डिग्री है तो ऐसी स्थिति में ये जो सामने वाली भुजा है ये वास्तव में A², ये सामने वाली जो भुजा है इस भुजा का स्क्वायर वास्तव में A², इस भुजा का स्क्वायर, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर की जोड़ -2BC इंटू कोस थीटा के बराबर होगा। पढ़ाया था कि नहीं कहोगे हाँ, पढ़ाया था। दोस्तों आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि यदि किसी त्रिभुज ABC में AB भुजा और AC भुजा के बीच बनने वाला कोण थीटा डिग्री है और इस कोण के सामने की भुजा A है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के स्क्वायर और इस भुजा के स्क्वायर के योग -2BC इंटू कोस थीटा के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और यहाँ से भी मैंने एक कॉन्सेप्ट निकाल दिया था, यहाँ से भी मैंने कोस थीटा की वैल्यू निकाली थी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ से भी दोस्तों मैंने कोस थीटा की वैल्यू निकाली थी और कोस थीटा की वैल्यू आई थी B² + C² - A²/2BC आई थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ, यही तो आई थी, कहोगे हाँ 2BC आई थी। और ये वैल्यू कब आई थी दोस्तों? कहोगे ये वैल्यू तब आई थी जब AB भुजा और AC भुजा AC भुजा के बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा था। तो ऐसी स्थिति में कोस थीटा की वैल्यू B² + C² - A²/2BC के बराबर होती है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है। 1 मिनट रुकिए। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज ABC में ये वाली भुजा, इनके बीच, इस भुजा और इस भुजा के बीच बनने वाला कोण थीटा डिग्री है और उसके सामने की भुजा A है
और यहाँ पर भुजा बी है और यहाँ पर भुजा सी है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा का जो स्क्वायर होगा, इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कोस थीटा के बराबर होगा। हाँ कि ना? हाँ। और यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट मैंने चुरा लिया था कोस थीटा की वैल्यू निकालकर, तो कोस थीटा की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc आई थी। हाँ कि ना? हाँ। तो ये मैंने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज ABC में AB भुजा और AC भुजा के बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोस थीटा की जो वैल्यू होगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc के बराबर होगी। हाँ कि ना? कब होगी? जब AB और AC भुजा के बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा होगा और उसके सामने की भुजा A होगी, तो ऐसी स्थिति में कोस थीटा की जो वैल्यू होगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc के बराबर होगी। हाँ कि ना? हाँ। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से याद भी होगा। ठीक है, पहले वाले कॉन्सेप्ट का प्रयोग तो हमने भुजा निकालने के लिए कर लिया था, और लेकिन उसके बाद दूसरे वाले कॉन्सेप्ट का हमने प्रयोग नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हम दूसरे कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप ABD त्रिभुज को देख रहे हैं? हाँ, ABD त्रिभुज को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ABD त्रिभुज में हमें AD भुजा की लंबाई निकालनी है कि नहीं? हाँ। दोस्तों, आप ABD त्रिभुज को देख रहे हैं? हाँ। दोस्तों, इस त्रिभुज में AB भुजा की लंबाई 3 है और BD भुजा की लंबाई 2 है और उनके बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना? हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों कोस थीटा की जो वैल्यू होगी AD स्क्वायर, कोस थीटा की जो वैल्यू होगी इस भुजा की स्क्वायर प्लस इस भुजा की स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर अपॉन 2 ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मल्टीप्लाई में। हाँ कि ना? हाँ, 2b इंटू सी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों कोस थीटा की वैल्यू क्या आई? 9 प्लस 4 माइनस AD स्क्वायर अपॉन 2 गुणे b इंटू सी आएगी। हाँ कि ना? हाँ। ठीक है दोस्तों, कोस थीटा की वैल्यू ये आ गई। क्या गई? कोस थीटा की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, इसे मिटा दो? मिटा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, हमें पता चल गया कि भैया कोस थीटा की वैल्यू ये है। ठीक है, अब दोस्तों आप ADC त्रिभुज को देख रहे हैं? हाँ, ADC त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों, ADC त्रिभुज को देख रहे हैं? हाँ, ADC त्रिभुज को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ADC त्रिभुज में एक भुजा हमारी AC है, एक भुजा हमारी CD है और इसके बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और इस कोण के सामने की भुजा हमारी AD है। तो आप मुझे बताइए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कोस थीटा की जो वैल्यू होगी ये होगी इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 9 कहोगे? हाँ, माइनस इस भुजा का स्क्वायर मतलब AD स्क्वायर कहोगे? हाँ, अपॉन 2 ये वाली भुजा 2 गुणे ये वाली भुजा गुणे ये वाली भुजा, मतलब 3 इंटू 3 कहोगे? हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों, ये भी कोस थीटा की वैल्यू है, ये भी कोस थीटा की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू तो बराबर हुई कहोगे? हाँ, मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ओहो, 2 गुणे b इंटू सी की वैल्यू क्या थी? 2 थी, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, गलती से c लिख दिया था। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, 2 इंटू 3 से 2 इंटू 3 कैंसिल कहोगे? हाँ, 2 इंटू 3 से 2 इंटू 3 कैंसिल। ठीक है, 2 इंटू 3 से एक मिनट 2 यहाँ पर 3 आएगा, 2 गुणे ये वाली भुजा इंटू ये वाली भुजा 3 आएगा। हाँ कि ना? कहोगे? हाँ। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों, 9 4 13 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 13 39 माइनस 3D स्क्वायर हो जाएगा, 3AD स्क्वायर हो जाएगा। हाँ कि ना? कहोगे? हाँ, बराबर का साइन लगा दिया। 9 9 18 18 दूनी 36 माइनस AD स्क्वायर आ जाएगा। हाँ कि ना? कहोगे? हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों मैं AD की वैल्यू निकालता हूं तो AD स्क्वायर की वैल्यू आएगी दोस्तों 3 आएगी, और अगर मैं AD की वैल्यू निकालता हूं तो √3 आएगी। मतलब ये जो भुजा हमारी है, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी लंबाई क्या होगी? √3 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? √3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम कुछ इस प्रकार भी निकाल सकते हैं भुजा की लंबाई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। वैसे आता नहीं है, लेकिन कभी कभी
पूछ भी लेता है इस प्रकार के क्वेश्चन बनाकर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।